Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है कॉलम्स लॉ, लेकिन हम इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। कॉलम्स लॉ एज अ थर्ड लॉ। क्या कॉलम लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह है? तो स्टूडेंट्स जी बिल्कुल, इसका आंसर बिल्कुल है। फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये दो चार्ज हैं और ये दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज पर बच्चे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा तो ये किस साइड पे मूव करेगा? तो इस साइड पे मूव करेगा। इट मीन्स इस पे फोर्स बच्चे यहाँ पे लगेगी। अब इसी तरह अब ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज पर बेटा फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वो इस डायरेक्शन में फोर्स होगी। अब बच्चा फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब सबस्क्रिप्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस चार्ज पर फोर्स लग रही है, इट मीन्स इसका जो सबस्क्रिप्ट होगा, जिस चार्ज पर फोर्स लग रही है उसको पहले, और जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। इसी तरह इसी चार्ज पर हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट फोर्स पे। अब जिस चार्ज पर फोर्स लग रही है उसको हम पहले, जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो बाद में। अब ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अब इस चार्ज की जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इस चार्ज की जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। तो हम कह सकते हैं जो कॉलम लॉ होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ की तरह ही होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? हर एक्शन का रिएक्शन होता है। फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, ये वाला जो चार्ज है इस पर बच्चे एक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला बदले में इस पे क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो न्यूटन ने तो यही कहा था ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो बच्चे फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी और जो उनकी फोर्सेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कूलम फोर्स इज द म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स इज द म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स, तो कूलम फोर्स जो होती है वो म्यूचुअल फोर्स होती है। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि वैक्यूम के अंदर कूलम फोर्स क्या होती है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। देखते हुए हम इस चार्ज Q2 चार्ज की फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगी बच्चे? 2 1 के वैसे का वैसा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और साथ में बेटा यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर है। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आएगा? सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा? 2 1, तो यहाँ पे बच्चों आप लिखोगे 2 1। अब इस चार्ज Q1 चार्ज की हम क्या करते हैं? फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फोर्स को देखते हो, 1 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? जो सबस्क्रिप्ट में है 1 2 यूनिट वेक्टर। अब आप जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर जो यूनिट वेक्टर होते हैं 1 2 यूनिट वेक्टर बराबर होते हैं माइनस यूनिट वेक्टर 2 1। अब आप क्या करोगे बच्चों? इस फोर्स को लिखोगे सबसे पहले, इस फोर्स की वैल्यू को। तो आप लिखोगे 1 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों देखो, गौर से देखना बच्चों, इधर क्या लिखा हुआ है? R यूनिट वेक्टर 1 2। R यूनिट वेक्टर 1 2 किसके बराबर है? माइनस R यूनिट वेक्टर 2 1 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस मीन्स ये वाली
इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं जी, तो यहाँ पुट कर दो, तो -r21 यूनिट वेक्टर। अब क्या करते हैं बच्चों, ये माइनस को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बाहर लेके जाता हूँ, तो F12 इज इक्वल टू -k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 21। अब आप गौर से देखो, गौर से, ये जो वैल्यूज़ है किसके इक्वल है बच्चों, ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाली Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, तो ये वैल्यूज़ इसके इक्वल नहीं है, तो इसके इक्वल लिखते हैं फिर F इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पे आपने वेक्टर का लाजमी निशान डालना है क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। 1 2 इज इक्वल टू माइनस ये वाली वैल्यूज, स्टूडेंट्स ये तमाम वैल्यूज किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये माइनस आ जाएगा और इसकी जगह पे बेटा 2 1 और वेक्टर का सिंबल डालोगे, और यही जो फोर्स है ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इस बात से ये साबित होता है कि कॉलम्स लॉ जो होता है, कॉलम्स लॉ जो होती हैं वो क्या होती हैं, म्यूचुअल फोर्स एग्जिस्ट करती है कॉलम्स लॉ के अंदर। इसका मतलब ये है ये जो फोर्सेस होंगी मैग्नीट्यूड में तो सेम होती हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इस नेगेटिव साइन का मतलब यही है, ये दोनों फोर्स जो होंगी मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पहली लिमिटेशन जो होती है, कॉलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल और स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस। तो दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, ये एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस के लिए, और पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, तो कॉलम लॉ उस वक्त अप्लाई होता है जब इन दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो उस वक्त अप्लाई होता है। तो ये उस वक्त एप्लीकेबल होता है केबल व्हेन, जब बच्चे आर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 10⁻⁻50 मीटर से। अब फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, जब दोनों चार्ज रेस्ट पर होंगे तो उस वक्त बच्चे कॉलम लॉ अप्लाई होता है, बोथ चार्जेस आर रेस्ट rest then Coulomb law is applicable, then is applicable। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा नॉट एप्लीकेबल when both charges are
in motion when both charges are in motion. जब बच्चे दोनों चार्ज मोशंस के अंदर होंगे तो उस वक्त क्या होगा, कूलम लॉ फेल हो जाएगा। अगर एक चार्ज रेस्ट पर हो और एक चार्ज मोशंस के अंदर हो तो उस वक्त एप्लीकेबल होता है। तो मैं यही लिखता हूँ, वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड other charge in motion, then Coulomb law is applicable. Law is applicable. तो उस वक्त कूलम लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्स लॉ होल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ, होल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कॉलम लॉ जो होता है वो फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यही लिखते हैं, कॉलम लॉ फॉलोड दी दा कह दें या दी कह दें, हम तो पुराने ज़माने के लोग हैं तो हम तो दा कहते थे। अब बच्चे जो न्यू ज़माने के जो बच्चे हैं वो इसको दी कहते हैं, तो आप दा कह दें या दी कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ठीक लिखना चाहिए। कॉलम लॉ फॉलो दी इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये बच्चे इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलम फोर्सेस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। कॉलम force is the conservative force, conservative force। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं जिनका बच्चे वर्क डन क्या हो जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कॉलम्स लॉ होते हैं वो एक्ट करते हैं लाइन ज्वाइन बाय द 2 पॉइंट चार्जेस। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं समझाता हूं यहाँ पे। कॉलम लॉ, कॉलम फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइन बाय द लाइन ज्वाइन the two charges, two static two charges। तो फर्ज करो बच्चे ये दो चार्ज थी, इन दोनों चार्जेस के जो डिस्टेंस होता है वो r होता है, लेकिन इसको हम बच्चे इसके जो सेंटर होता है उसको हम एक लाइन से डिनोट करते हैं। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग ये वाली फोर्सेस क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। दोबारा सुन लो स्टूडेंट्स, इन दोनों के सेंटर से एक लाइन होती है, इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को हम इमेजिनरी लाइन के जरिए से मिलाते हैं। अब ये जो लाइन है, इसी लाइन के अलोंग ये दोनों फोर्स क्या करेंगी, एक्ट कर रही होंगी। इसका मतलब ये है, ये दोनों फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही होंगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स
इस लेक्चर का लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।